हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर 10 एकेडमी। आज का टॉपिक पॉलिटी से है। पॉलिटी मतलब राजव्यवस्था। राजव्यवस्था की शुरुआत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ ही हो चुकी थी। जैसे एक जानवर दूसरे पर राज करता था अपनी ताकत के दम पर। इसे मत्स्य न्याय या जंगल राज भी कहा जाता है, जिसमें एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जब इंसान आए तो उन्होंने भी ताकत के दम पर राज किया, लेकिन जब हम बड़े समूहों में रहने लगे तब हमें एक विस्तृत या बहुत बड़े राज व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, और इसी से मोनार्की की शुरुआत हुई। मोनार्की मतलब राजतंत्र। ये पहला टाइप है पॉलिटी का, जिसमें एक राजा होता है जो पूरे शासन व्यवस्था को संभालता है। लेकिन मोनार्की में एक इंसान के राज करने के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि उसका हर एक डिसीजन उसके मूड पर निर्भर करता है। अगर उसका मूड अच्छा है तो वो आपको गिफ्ट दे सकता है, और अगर वो ख़राब है, उसका मूड किसी भी वजह से ख़राब हो सकता है, लेकिन आप उसके पास कोई भी बात लेकर जाते हैं और वो मे भी आपको मृत्यु दंड भी दे दे, आपको कैपिटल पनिशमेंट भी दे दे, तो ये अपने आप में बहुत ही डेंजरस हो जाता है कि एक इंसान शासन कर रहा हो। फिर वो पूरी तरह से एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आज अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। और इसीलिए जब इंसान ने अपनी समझ विकसित की तब उसने प्रजातंत्र को चुना। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी, जो मेजॉरिटी के बेसिस पर काम करती है। मतलब जितने भी लोग पूरे राज्य में हैं उसमें से अधिकतर लोग जिसे चाहते हैं वो इंसान उस राज्य पर राज करेगा। और इस चीज़ को सबसे महान माना गया। इसके लिए इब्राहिम लिंकन ने भी एक बात कही थी कि दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ। ये बात उन्होंने तब कही थी जब सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में, और पूरी तरह से चीज़ें मिट रही थी। तब उन्होंने कहा था कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट होती है और वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए कार्य करती है, वो धरती से कभी भी मिट नहीं सकती है, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। और लोकतंत्र के बारे में यही सच है कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। तो अगर हम आज के समय में देखें कि मोनार्की कितने देशों में है, तो ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ मोनार्की है, जहाँ चुनाव वगैरह नहीं होते हैं, लाइक कुवैत, ओमान, यूएई, कतर। ये ऐसे देश हैं जहाँ एक शाह होते हैं या राजा होते हैं जो अपना शासन चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। उसी की जगह डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी इंसान को चुना जाता है और वो हम पर रूल करता है इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। लाइक अमेरिका में वो 4 साल के लिए होता है, हमारे इंडिया में वो 5 साल के लिए होता है। अब आप जो तीसरा टाइप देख रहे हैं अथॉरिटेरियन, इसे हम हिंदी में सत्तावादी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी का ही एक ऐसा पार्ट है जो उसके डार्क साइड को दिखाता है। कई बार क्या होता है कि हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे आ जाते हैं जिन्हें जनता बहुत पसंद करती है शुरुआत में, और उसी पसंद को वो अपना एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लेते हैं और लोगों की वीकनेस को पकड़कर उसी के अकॉर्डिंग वो उन पर शासन करते रहते हैं एक बहुत ही लंबे समय तक। इसके अच्छे उदाहरण हैं जैसे कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो पूरे चाइना पर राज करती है।
और वो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं रसिया। रूस में चुनाव होते हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो पिछले 20 सालों से व्लादिमीर पुतिन राज कर रहे हैं। तो राज करने का मतलब क्या है कि वो किसी भी तरह से वहाँ पर बने हुए हैं। उन्होंने अपने टाइम पीरियड को बढ़ाया, उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए अपने लिए, या वो पहले प्रेसिडेंट बने, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर प्रेसिडेंट बने। इसलिए क्योंकि वहाँ नियम है कि सिर्फ 2 बार ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है एक बार में। तो एक बार के लिए वो 2 बार प्रेसिडेंट बने, फिर वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए। तो आज वो प्रेसिडेंट हैं। और अब सुना जा रहा है कि वो नया चेंज कर रहे हैं, जिसके तहत कोई भी इंसान कितने भी समय तक, कितने भी टर्म्स तक राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बना रह सकता है। इसका मतलब यही है कि वो हमेशा ज़िंदगी भर वहाँ पर राज करना चाहते हैं। अब कोई सोचेगा क्या वहाँ चुनाव नहीं होते हैं? तो रूस में चुनाव होते हैं, लेकिन वो इस तरह से होते हैं कि जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं या तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या फिर वो गायब ही हो जाते हैं, मतलब उन्हें मार दिया जाता है। तो कोई भी डेमोक्रेसी कभी भी अथॉरिटेरियन हो सकती है। जैसे भारत में एक समय आया था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, तो वो एक उदाहरण था अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का। या आज के समय में भी जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो एक्चुअली इंडिया में जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये इंसान की उत्पत्ति के साथ ही शुरुआत हुई है कि वो हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो इस वजह से ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है। तो ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में जिस वजह से वो वर्क कर पाती है? क्योंकि यहाँ कोई एक इंसान नहीं है जिसकी कोई जिम्मेदारी है इस देश को चलाने की। लाइक हम सभी अपने देश के एक नागरिक हैं, लेकिन हम ही में से कुछ लोग होते हैं जो ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि मैं इस देश को चलाऊँगा, मैं इस देश के डिसीजन लूँगा। हो सकता है कोई ये ना सोचे कि मैं क्यों डिसीजन लूँ, कोई और ले ले मेरी जगह। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं। इसका दूसरा पक्ष डार्क भी होता है कि सत्ता भी एक तरह का नशा होता है जिसको लोग पाना चाहते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे पावर आते हैं इंसान के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों के लिए कि वो एक इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा पावर को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी 2 तरह से बांटी जा सकती है। पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या क्षैतिज, दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा सीधा सा मतलब है कि जहाँ तीनों या चारों या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी संस्थान हैं, वो सभी बराबर पर हैं। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि सभी एक ही लेवल पर खड़े हुए हैं। तो भारत में हमारी डेमोक्रेसी में ये 3 तरह से बांटा गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके नाम है लेजिस्लेटिव या विधायिका, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, ज्यूडिशरी या न्यायपालिका। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, कैसे ये क्षैतिज हैं, कैसे ये बराबर हैं। मतलब हम कैसे कहें कि इन तीनों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा ही है हैविंग द पावर टू मेक लॉ, या नियम बनाने की शक्ति। तो हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव सबसे बड़ा है क्योंकि उसके पास नियम बनाने की शक्ति है। अब ये कौन होता है, लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? जैसे हमारी पार्लियामेंट, अगर हम सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट सारे नियम बनाती है। वहाँ पर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, जिन्हें हम एमपी कहते हैं या सांसद कहते हैं, वो बाय द मेजॉरिटी कोई नियम बनाते हैं। तो वो कोई भी नियम बना सकते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर है। कुछ के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3, और किसी के लिए 50+ होती है मेजॉरिटी। तो जो 50+ होती है मतलब 50% से ज़्यादा लोग अगर वोट करते हैं तो वो चीज़ लागू हो जाती है, एक्ट बन जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी।
और जहाँ 2/3 मतलब 2/3 या फिर हम कहें कि लगभग 67% लोग या सांसद वोट करते हैं और उस चीज़ को बिल को एक्ट में बदलते हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। तो इस तरह से कोई भी विधायिका या लेजिस्लेटिव कोई भी नियम बना सकती है। जैसे कि अगर हमारी गवर्नमेंट कल के दिन नियम बना दे कि आज रात से मतलब कल रात से आप रात 8 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो अब आप इस चीज़ को कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन विधायिका ऐसा नियम बना सकती है। अब अगर हम कहें तो विधायिका सबसे बड़ी है, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है वो पार्लियामेंट है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो सेकेंड है वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो काम कर रहा है। जब संसद में कोई नियम बन जाता है, या यही बात लागू होती है लेजिस्लेटिव की राज्यों में, जिसे हम विधान सभा कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, तो ये भी उसी तरह से काम करती है। यहाँ एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिन्हें हम विधायक कहते हैं, तो ये भी किसी राज्य के लिए कोई भी नियम बना सकते हैं। तब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? जो असल में उस नियम को, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कोई भी नियम आप अगर गैजेट पे लिख देते हो, राजपत्र पर लिख देते हो, तो सिर्फ उतने से काम नहीं चल जाता है। जब आप उसको लागू करने जाते हो, जब आप उसको अप्लाई करने जाते हो, तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है। और प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ थियोरेटिकली चीज़ों से बहुत अलग भी होती है, क्योंकि हर एक इंसान आपके लिए तैयार नहीं बैठा होता है। हर एक इंसान ऐसा नहीं है जो सोच कर चल रहा है कि चलो सरकार ने ये नियम बना दिया है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना है। लाइक प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक पैंडमिक हमारे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कोविड-19। इसके लिए सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, तो लॉकडाउन का काम एग्जीक्यूटिव ने कर रखा है। एग्जीक्यूटिव का मतलब अभी कौन है? तो वो लोग जो देश को चला रहे हैं। जैसे कि सेंटर में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह के जितने भी लोग हैं, या डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये जो भी लोग हैं ये देश को चलाते हैं। ये असल में किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैं अभी लॉकडाउन की बात कर रहा था, तो लॉकडाउन से क्या मतलब है कि सरकार ने कहा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग निकल रहे हैं। तब जो सरकार का नियम है वो उन्होंने अगर ऑर्डिनेंस से पास कर दिया। ऑर्डिनेंस एक चीज़ होती है जो हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटी में। जब भी संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय जब भी कोई नियम अगर बनाना है सरकार को, तो वो ऑर्डिनेंस लाकर बना सकती है। हालांकि उसको 6 महीने के अंदर पास कराना होता है लेजिस्लेटिव से, लेकिन 6 महीने तक वो जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा, जब तक कि एक नया संसद सत्र चालू नहीं हो जाता है। तो एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है वो कर रहा है कि जो लेजिस्लेटिव ने काम किया है, जो नियम बनाया है, उसको अप्लाई करना। तो लॉकडाउन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो होम मिनिस्टर पुलिस को ये आदेश दे सकते हैं कि आप लोगों को कैसे भी घर से बाहर ना निकलने दें, और इसके लिए आपको पूरी तरह से पावर दी जाती है। तो वो लोगों को पीट सकते हैं, वो लोगों को पनिश कर सकते हैं, या वो जेल में डाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई करने का तरीका है। तो लाइक अगर वो जो पिछला नियम हम कहें कि अगर लेजिस्लेटिव ने कोई नियम बनाया कि 8 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करेगा। तो पुलिस प्रशासन ये पूरा सब कुछ उसी में लग जाएगा कि लोग 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। जो निकलेंगे वो लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसलिए उनको जेल में डाला जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करते हैं। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव बड़ा है या लेजिस्लेटिव, तो हम इसमें कंपेयर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एक पावरफुल पर्सन होता है। अगर इस समय की ही हम सिचुएशन देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वो पूरे एमएलए या एमपी मानते हैं। लाइक
संसद में जो उनकी मेजॉरिटी है, तो जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं टालेंगे। इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो चाहेगा लेजिस्लेटिव उसी तरह से काम करेगा। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री कहेंगे उसी तरह से कार्यपालिका कार्य करेगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो कार्यपालिका का एक पार्ट है, लेकिन वो जो कहेंगे वो हो रहा है। तो क्या कार्यपालिका बड़ी है विधायिका से? तो हम इसको भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काउंटर करते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर प्रधानमंत्री इतने ताकतवर नहीं होते तब विधायिका उन पर हावी हो सकती थी, लेजिस्लेटिव उन पर हावी हो सकता था। लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावरफुल है तो वो उन पर हावी हो सकता है। तो ये समय के साथ बदल सकता है, इसलिए ये दोनों ही इक्वल होते हैं। और हमारी इंडिया में एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूटिव में होती है वो लेजिस्लेटिव से ही निकलती है। मतलब प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, ये सभी हमारे लेजिस्लेटिव के ही पार्ट होते हैं। ऐसा हर एक देश में नहीं होता है। हमारे जितने भी मंत्री हैं वो पहले सांसद हैं और उसके बाद वो मंत्री हैं। अमेरिका में अगर हम कहें तो वहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी इंसान को, राह चलते हुए इंसान को भी कोई भी मिनिस्टर बना सकते हैं। उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि हमारे देश में आपको राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों ही इंस्टीट्यूट आपस में एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। अब तीसरा नंबर आता है ज्यूडिशरी का। तो ज्यूडिशरी काम करती है इस तरह से कि वो राज्य को राज्य की तरह बना रहने दे। तो राज्य को राज्य की तरह बना रहने देने से हमारा क्या मतलब है? हमारे जो फोर फादर्स थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या ऐसे कई लोग जिन्होंने मिलकर एक संविधान के निर्माण करने में मदद की। तो ज्यूडिशरी हमेशा से ये कोशिश करता है कि उस संविधान को बचाया जाए। उस संविधान में जो नियम है उसी नियम के आधार पर सब कुछ होना चाहिए। तो जो मैंने आपको अभी तक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज विधायिका ये करे कि 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करे, मतलब सभी अपने प्रशासन को आदेश दे दे कि 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हमारे देश का कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और ये कह सकता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एबॉलिशन है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। हमारे संविधान में हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट हैं। अगर उनका वायलेशन होता है, अगर उनको ख़त्म किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को ख़त्म कर सकती है जो मूल अधिकारों को ख़त्म कर रहा हो। मतलब विधायिका कितनी भी मेहनत से कोई नियम बना दे, एग्जीक्यूटिव कितनी मेहनत से उसको लागू करे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में वो संविधान के खिलाफ है तो वो उस पूरे नियम को वो ख़त्म कर सकते हैं। ना एग्जीक्यूटिव का कोई मीनिंग रह जाता है, ना लेजिस्लेटिव का, अगर ज्यूडिशरी कोई उस नियम के खिलाफ चली जाए। जैसे इसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं सीएए के साथ। सीएए एक बिल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत कार्यपालिका और विधायिका ने मिलकर ये काम किया। तो विधायिका ने जाकर एक नियम बनाया कि हमारे 3 पड़ोसी देश बहुत सारे हमारे, लेकिन सिर्फ 3 पड़ोसी देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों में जो माइनॉरिटी हैं उनको हम इंडिया में सिटीजनशिप तुरंत दे सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मुस्लिम कंट्री है मेजॉरिटी की, तो यहाँ पर बाकी जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो लेजिस्लेटिव ने इसको बनाया है, इस नियम को बनाया है, और एग्जीक्यूटिव ने इसको पारित किया है, मतलब इसको अप्लाई किया है।
तो एग्जीक्यूटिव इस पर काम करेगा, तो वो उनको नागरिकता देगा एक्चुअल में। लेकिन अभी कोई इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, जो कि गए भी हैं कुछ लोग, और उन्होंने ये कहा है कि ये संविधान की मूल धारणा के खिलाफ है, क्योंकि हमारा संविधान एक सेक्युलर संविधान है। हमने माना है कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। आपकी नज़रों में वो गलत हो या सही हो, इस पर मैटर नहीं है, संविधान में जो लिखा है वही सत्य है। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये संविधान के खिलाफ है, तब इतनी मेहनत सरकार की, इतनी मेहनत संसद की बेकार चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ज्यूडिशरी कितना पावरफुल है। तो ज्यूडिशरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से बड़ा हो सकता है ऐसे मामले में, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट एक होता है, पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही वो शख्स होता है जो जजेस को चुनता है, या पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि जजेस को क्या अलाउंस दिए जाएंगे, क्या सैलरी दी जाएगी, और कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ज्यूडिशरी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पर कार्य कर रही है, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव भी ज्यूडिशरी पर कार्य कर रही है। इस तरह से बहुत ही सिंपली हमें समझ आ जाता है कि ये तीनों ही कभी एक से बड़े हो जाते हैं, कभी एक से छोटे हो जाते हैं। तो इन तीनों में ही हम कह नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हम अपने भगवानों में देखते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि तीनों में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी तीनों ही लगभग इक्वल हैं। सिर्फ एक टाइमिंग की बात होती है कि कभी कोई एक दूसरे पर हावी हो जाता है। ये डिपेंड करता है उस समय की सिचुएशन पर, उस बिल पर, उस एक्ट पर, उस समय के लीडर्स पर, उस समय के लोगों के थॉट पर। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो टाइप है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये काफ़ी सिंपल है आपके समझने के लिए। वर्टिकल में हमारा सीधा सा मतलब है एक ऐसा पावर जहाँ पर हमें बहुत क्लियरली पता होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ भी 3 टाइप होते हैं। तो सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड होता है लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा मतलब है जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, जो पार्लियामेंट के थ्रू बनी है। तो इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनकी हम बात कर चुके हैं। तो इनके पास सुप्रीम पावर होता है देश को चलाने का, क्योंकि अगर ये देश में किसी भी जगह चाहें कि मुझे ये नियम बनाना है तो वो बहुत हद तक बना सकते हैं। मतलब यह है कि जो भी नियम है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है तब भी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नियम बना सकती है। कई बार हमने जो 7वीं अंक सूची अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हम आगे पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो 7वीं अनुसूची या 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक डिस्ट्रीब्यूशन देता है सब्जेक्ट्स का, कि कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आते हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट से हमारा मतलब है कि जहां दोनों नियम बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया ज़रूर है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट सुप्रीम पावर होती है। सपोज किसी स्टेट में कोई ऐसा काम करवाना है, लाइक वहाँ कोई बहुत बड़ी समिट होने वाली है, तो यहाँ पर जो चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं, लाइक हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सपोज लखनऊ में G20 की समिट होने वाली है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट लखनऊ पर अपने तरह से काम कर सकती है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके भी प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश पर सुप्रीम पावर की तरह राज करती है। सेकेंड नंबर आता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटी होती है।
यहाँ हमें क्लियरली पता होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को हटा भी सकती है। वो किस तरह से हटा सकती है? अगर कोई नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको मानने से इनकार कर दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है, पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। हमारे संविधान ने इस चीज़ को चुना और ये चीज़ हमने बोरो की है कनाडा से। ये चीज़ कनाडा में थी कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट से, और इसी चीज़ को हमने अपने देश में भी अपनाया था। तो दूसरे नंबर पर आता है स्टेट गवर्नमेंट, जो कहीं हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के ही तरह और उनके ही डायरेक्शन पर काम करती है। बहुत हद तक कई उनके खुद के डिसीजन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी निकलती हैं। जैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मनी दी जा रही है टैक्सेस की, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि उन्हें कितना पैसा राज्य को देना है। वो समय के साथ उसे बदल भी सकते हैं। तो उससे छोटा जो पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ गवर्नर होते हैं जिन्हें हम राज्यपाल कहते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं और उसी तरह के मिनिस्टर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं। इनको हम अच्छे से जानते हैं। थर्ड होता है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ से हमारा मतलब है नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत वगैरह। ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ही तरह से इनको काम करना होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी उस तरह से इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। इनका जो एक्चुअल पावर है वो एक डेवलपमेंट के लिए होता है कि आपको सड़कें बनानी है, आपको नालियाँ बनानी है, आपको सीवेज सिस्टम अच्छा करना है, आपको लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का ध्यान रखना है। तो इससे ज़्यादा इनके पास पावर नहीं होता है। तो इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनको जो सपोर्ट या सिक्योरिटी दे रहा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसके थ्रू ही लोकल गवर्नमेंट काम करती है। लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा तरीके नहीं होते हैं। वो कुछ टैक्सेस लगा सकते हैं हम पर। जैसे एक सिटी के थ्रू हम कहें तो एक सिटी में हम नगर निगम को देखते हैं तो वो पर्टिकुलर कुछ टैक्सेस हम पर लगाता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग नहीं है। और जब वो ज़्यादा अर्न नहीं करेगा तो उसके पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं होंगी। इस वजह से लोकल गवर्नमेंट सबसे वीक होती है और स्टेट गवर्नमेंट उससे स्ट्रॉन्ग होती है, और सबसे स्ट्रॉन्ग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी। ये बहुत ही बेसिक है पॉलिटी का। जब तक आप इसको नहीं समझते हैं तब तक आपको आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये चीज़ें पता हों। नेक्स्ट टाइम पर हम प्रीएम्बल से शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।